फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम अपना जो पेपर 2 एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र है, उसका एक कंप्लीट रिवीजन लेंगे और बहुत सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और ये एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवीजन है। तो मेरे अनुसार इसको बहुत प्यार से, बहुत शांति से देखना और अपने आप को एनालाइज करना और इन कंसेप्ट को बिल्कुल सोच के जाना, क्योंकि यहाँ से चीजें आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम को दे के आना। इससे पहले कि मैं इस कंप्लीट रिवीजन को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी लेनी हो तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं। लाइव भी होता है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग भी होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता हो कि वो लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड बैच भी ले सकता है। और इसमें 25% ऑफ चल रहा है दिसंबर बैच के लिए अभी। और पेपर 2 एजुकेशन भी हम पढ़ते हैं। इस पे आपको कंप्लीट एक साथ 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ मिल जाते हैं। पीडीएफ फाइल्स मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलता है। और इसी वेबसाइट पे www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। और ये अगर कोई आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप जान सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वहां पे आप जैसे लेक्चर के पास कमेंट करके अपना डाउट जान सकते हैं। कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो पैकेज पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन पे 35% ऑफ चल रहा है दिसंबर बैच के लिए अभी। और एजुकेशन ओनली पे 25% चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सेशन का नाम है, हम टोटल कंसेप्ट्स करेंगे पीवाईक्यू के साथ। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स और आपको बताना है इनके बारे में क्या सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी इज सिंपल एंड वन साइडेड। बौद्ध संचार सिद्धांत सरल और एक तरफा है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं हूं। और ये बिल्कुल बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इतना सिंपल नहीं है। पूरा रीथिंक करके, चीजों को ध्यान करके बोलना है भाई। तो सिंपल और वन साइडेड नहीं है। इसको आप बिल्कुल गलत मान सकते हैं इस स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एज सोशल एंड मोरल एक्ट। बौद्ध संचार को सामाजिक और नैतिक कार्यों के रूप में समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। सोच समझ के एक मोरल एक्ट है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और इस तरह का जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा बनता है? लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, ये समझ में आया कंसेप्ट आपको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल दैट रिफ्लेक्ट द सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड। बेसिकली आपको पता है फ्रैंकफर्ट स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आया है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के अनुसार संचार संरचना जो सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंब करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? दैट इज कल्चर, संस्कृति। आपको याद है फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें हमें पढ़नी होती है बहुत डिटेल में। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? कल्चर या संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। कह रहा है, इन स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स देयर कुड बी शॉर्ट और long term change in participants because of psychological change like boredom and fatigue. This would constitute which of the following threats to internal validity? यानी कि पढ़ाई में मानवीय विषयों को शामिल करते हुए बोरियत और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या फिर दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा उत्पन्न होगा? आंतरिक वैधता के लिए यहाँ पे आपको फटीग दे रखा है, बोर्डम दिख रखा है, बोर्डम है यानी कि बोरियत, और इंटरनल वैलिडिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा थ्रेट है ये? दिस इज मैच्योरेशन थ्रेट, परिपक्वता का खतरा है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। ये थ्रेट का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और हाइपोथेसिस से लिया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है जो आपके रिसर्च वाली यूनिट है उसमें हाइपोथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू।
कह रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन है वो क्या है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इज व्हेन इट इज ट्रू, जब जो हमारी नल हाइपोथेसिस है एच नोट है वो ट्रू है, ठीक है ना, और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात है। तो आपको एक वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की पता होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। इसको हम और भी डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस यानी कि एच नॉट when is not true is called type 1 error। बेसिकली हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात करते हैं, अल्फा और बीटा एरर की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो ट्रू होती है, तो इसको टाइप 1 एरर कहेंगे। नहीं, ये टाइप 2 एरर होगा, टाइप 1 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो गया, इसमें थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स। आप लोगों को पता होगा स्टेटमेंट 1 हमने ट्रू माना, क्यों माना, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर, यही स्टेटमेंट था। विच इज द एरर ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, क्योंकि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो टिपिकली कितना सेट होता है, सेट एट 0.05 और 0.01, which means that there is 5% और 1% चांस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेटमेंट 2 फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इज नॉट ट्रू इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, नॉट टाइप 1, तो इसलिए वो गलत हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ये सारी चीजें आपको समझ तो आ रही होगी ना अच्छे से, बताओ बिल्कुल ठीक से समझ आ रही है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन है, और समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है आपके पेपर में। ये कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर, यानी कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर प्रोवाइड एजुकेशन विद सुटेबल मॉडिफिकेशन इन करिकुलम। बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि स्पेसिफिक कास्ट वगैरह और कैटेगरी को इंक्लूड कर दिया है। समावेशी शिक्षा बहुत ब्रॉड है, इस तरह कैटेगरी में डिवाइड नहीं करता, वो सबको एक साथ लेने की बात करता है। तो ए ऑप्शन के लिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बी की बात करें, बी क्या कह रहा है, ये नीचे ऑप्शंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा। बी कह रहा है टीचिंग इज सुटेबिलिटी, ठीक है ना, क्या है, सुटेबल है टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण है वो सभी को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने और उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है, यानी कि टीचिंग इज सुटेबल किया जाता है किसके लिए, सबके लिए, है ना। लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबके लिए सबकी आवश्यकताओं के अनुसार काम किया जाता है, सबको शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट विद और विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें डिसेबल या फिर कोई भी यानी कि डिसेबल है ना, स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो, और विद और विदाउट मतलब सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, ये बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन में है। अर्बन डेप्यूट जो आर है वो प्रोवाइड एजुकेशन, बिल्कुल ये भी ठीक बात है, क्योंकि जो शहरी जो वंचित है उसको भी शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबको शामिल किया जाता है, हर एक वर्ग को शामिल किया जाता है। ई ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट अफेक्टेड विद HIV और एड्स आर नॉट अलाउड फॉर एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एडमिशन नहीं देंगे, तो ये वाला भी कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया बी, सी और डी, और बी, सी और डी का ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन से हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। समावेशी शिक्षा, और इसको हम एक शब्द और बात करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में ये आपको पता हो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की भी बात करते हैं, आप बताना इनमें क्या डिफरेंस है, हम डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन है रिपोर्ट बिल्डिंग, है ना, विल बी एम्फेसिस इन विच ऑफ द काउंसलिंग पैराडाइम। बेसिकली ये काउंसलिंग वाले टॉपिक से है, और ये काउंसलिंग का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
किस उपबोधन प्रतिमान में सौहार्द स्थापना पर बल दिया जाता है, यानी कि किस तरह की काउंसिल में जो रिपोर्ट बिल्डिंग है ना, रिपोर्ट नहीं सॉरी, रिपोर्ट बिल्डिंग यानी कि सौहार्द स्थापना करना, रिपोर्ट बिल्डिंग विल बी एम्फेसिस इन विच ऑफ द काउंसलिंग, तो किस तरह की काउंसलिंग में एक तरह से सौहार्द स्थापना पर बल दिया जाता है। कई तरह की हम काउंसलिंग की बात करते हैं, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, रेशनल काउंसलिंग, यानी कि जो तर्क युक्त उपबोधन होगा उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, रिपोर्ट बिल्डिंग की बात की जाती है, सौहार्द स्थापना की बात की जाती है, इसमें रैशनल काउंसलिंग में, तर्क युक्त उपबोधन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंसलिंग से ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, ये जैन फिलोसफी से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, व्हेन बाय द possession and practice of right faith, knowledge and conduct, the influx of fresh karmic matter is blocked, the state is called, यानी कि जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, सम्यकशील और सम्यक समाधि के धारण और आचरण से नवीन कार्मिक पदार्थ का आगमन है वो अवरुद्ध हो जाता है, तो यह कौन सी अवस्था है, तो ये जो स्टॉपेज अवस्था है, संवर अवस्था है, संवर अवस्था, ध्यान रखना। ये जैन फिलोसफी से क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, which of the following were visualized by the national policy on education 1986 versus higher education, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उच्च शिक्षा की तुलना में निम्नलिखित में से किसकी कल्पना की गई थी, आपसे ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए आप, ये पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है ना, ए ऑप्शन कट जाएगा, तो ये यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। और इसको वैसे भी आप याद रखना, इसमें क्या है, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थानों का एकीकरण और विस्तार करना, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों का प्रशिक्षण, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज, स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान को सुदृढ़ करना, थर्ड ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने सारे जो मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो शामिल की है, और हर यूनिट के कंसेप्ट को शामिल करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और आपको जब सब ठीक लगे तो इसको अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से समझे प्लीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, LOCF के बारे में है, द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, LOCF इज ऑन, यानी कि द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, LOCF इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अनुप्रयोग। ये लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो किस पर जोर देता है, वो कैसा है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान है उसको अप्लाई करना, बिल्कुल ये लर्निंग बेस्ड, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, है ना, उसका आउटकम तो बिल्कुल एप्लीकेशन होना चाहिए नॉलेज का। प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, छात्रों को पूरा का पूरा समग्र शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल लर्निंग आउटकम बेस्ड होगा कि हर तरह से वो डेवलप हो। तो इसमें दो ऑप्शन छांटने हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और बी हो गया। ठीक है, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ये चीजें सारी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको शायद इजी लग रही हो लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम कई सारे शब्द पढ़ते हैं, जैसे आउटकम बेस्ड बात करते हैं, मेजरेबल जो मापने योग्य है, स्टूडेंट सेंटर्ड जैसे छात्र केंद्रित, इंटरडिसिप्लिनरी जैसे अंतर विषय, और साक्ष्य आधारित यानी कि एविडेंस बेस्ड, और कंटिन्यूस इंप्रूव मतलब निरंतर सुधार, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वगैरह की बात करते हैं। तो ये इन जो ये मतलब कंसेप्ट है ये शामिल किए जाते हैं, ये कीवर्ड्स है बेसिकली क्वेश्चंस में शामिल किए जाते हैं। तो इन कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मेजरेबल भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे रिसर्च में क्वांटिटी के शब्द आ गया। स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो रोल होगा वो स्टूडेंट होगा, जो टीचर होगा वो एज ए फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है वो हमें पकड़ के रखने हैं कि इस तरह के कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, आगे है जो CIPP मॉडल है उस विच एस्पेक्ट ऑफ CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स नीडेड फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल के किस पहलू में विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन हेतु सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन शामिल होते हैं। CIPP मॉडल में ये पूछा है आपसे कि कौन सा इसमें, जैसे C का मतलब कॉन्टेक्स्ट है, I का मतलब इनपुट है, P का मतलब प्रोसेस है, और फिर
पी का मतलब प्रोडक्ट है। तो इसमें कौन सा ऐसा, ये जो चार हमें दिए गए हैं, इसमें से किसके अंदर मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स को नीड की बात की गई है? तो बेसिकली ये इनपुट में बात की गई है कि हमें इनपुट के तौर पे क्या मिलेगा, है ना। तो ये किस में आएगा? इनपुट में, है ना। तभी तो हम चीजों में, यानी कि हम क्या इनपुट डालेंगे, हमारे पास क्या ह्यूमन रिसोर्सेज है, कितना टाइम है, क्या मटेरियल है, ये सब किस में आएगा? इनपुट में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको डिटेल में भी बात करते हैं। ये मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं इस मॉडल के बारे में। CIPP का मतलब कॉन्टेक्स्ट है, इनपुट है, प्रोसेस है और प्रोडक्ट है। यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, ये सबसे पहले वाली बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में हम काम करना चाह रहे हैं। इनपुट में सारे के सारे जो रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंटेंट है, जो वो आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन की बात की। प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह सब आ जाएगा। और प्रोडक्ट यानी कि स्किल वैल्यू और जो एटीट्यूड रिजल्ट यानी कि परिणाम आया है वो आ जाएगा। तो ये है CIPP के बारे में। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि CIPP में C का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है और PP का मतलब क्या है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये स्केल जो है उसके बारे में है, जो मेजरमेंट के स्केल की बात करते हैं हम। तो हायर स्केल से लेके आपको लोअर स्केल के बारे में बात की है। तो सबसे लोअर तो नॉमिनल होता है और सबसे एडवांस होता है रेशियो स्केल, इसकी हम बात करते हैं। और बीच में आ जाते हैं ऑर्डिनल और इंटरवल की बात होती है। बेसिकली सबसे जो इसमें पूछा हाईएस्ट जो कौन सा है, तो हाईएस्ट तो रेशियो है, बी वाला देखो। तो बी वाले में दो ऑप्शंस हैं, एक तो सी में और एक डी में। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा होता है, या सबसे बेसिक कौन सा होता है? नॉमिनल। तो बी सबसे पहले हाईएस्ट और सी सबसे लास्ट में कौन सा है देखो। तो ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन सबसे जो है वो राइट हो गया। यानी कि सबसे हाईएस्ट हो गया रेशियो स्केल, उसके बाद हो गया इंटरवल स्केल, उसके बाद हो गया ऑर्डिनल स्केल, और सबसे जो लोवेस्ट है या फिर सिंपल है वो कैसा हो गया? ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको हम बॉक्स बना के पढ़ते हैं, अगर आपको याद है इनकी सारी। और आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि एब्सोल्यूट जीरो की किस में बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट जीरो की किस में बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करना है सबको, कि पहले कौन हुए, उसके बाद कौन हुए। तो सबसे इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ गया? सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी, उसके बाद अरबिंदो घोष, और उसमें फिर कृष्णामूर्ति। यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। मैं आपको ईयर्स भी बता देता हूँ इनका बर्थ का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका बर्थ का ईयर भी बता देता हूँ। इनके बर्थ का ईयर रविंद्रनाथ टैगोर जी का है 17 मई 1861, विवेकानंद जी का है 12 जनवरी 1863, और अरविंदर घोष जी का है 1872, ठीक है। और कृष्णामूर्ति जी का है 11 मई 1895। तो इस तरह से ये ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है। और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जीन पियाजे के बारे में बात है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी दी है जीन पियाजे जी ने, उससे क्वेश्चन है। और उन्होंने जो स्टेजेस बताई है, तो सबसे पहले कौन सी स्टेज है, उसके बाद कौन सी स्टेज है, इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सबसे जो पहली स्टेज है वो कौन सी है? आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज है सबसे पहले, ठीक है ना। सेंसरी मोटर है, यानी कि ए सबसे पहले है। उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी, ए के बाद सी हो गया। तो ए के बाद सी वाला ऐसा फोर्थ ऑप्शन ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। सेंसरी मोटर आ गया, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आ गया, उसके बाद जो कंकरेंट ऑपरेशनल स्टेज आ गया, और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ गया। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ए, सी, बी और डी, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसको बर्थ से 2 ईयर तक लिया है, ठीक है ना, बर्थ से 2 ईयर तक लिया है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको 2 से 7 साल के लिए लिया है, ठीक है ना। और कंकरेंट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 7 से
ज्यादा, जो उससे बियॉन्ड हो जाएगा वो। तो ये जीन पियाजे जी ने, जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात की कि किस तरह से कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बच्चों में, ये बात की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन इज कॉल्ड, है ना, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को क्या कहा जाता है? बेसिकली ये इनफॉर्मल शब्द है। देखो, हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, औपचारिक, एक शब्द यूज होता है नॉन फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। ये तीन शब्द देखना आप। बेसिकली फॉर्मल होता है कि चार दीवारी में बिल्कुल बैठ के पढ़ना रिजिडिटी के साथ, और फॉर्मल का ही फ्लेक्सिबल रूप हो गया नॉन फॉर्मल, जैसे ओपन या डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं। इनफॉर्मल होता है जो आप डेली लाइफ में सीखते हैं, बाय चांस सीखते रहते हैं लाइफ में, तो वो होता है इनफॉर्मल। तो लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन को क्या कह सकते हैं? लर्निंग बाय चांस और इंसिडेंटल लर्निंग, यानी कि संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना, ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, शब्दों का जाल है, सारे पेपर में शब्द ही आपको पकड़ने हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कीवर्ड्स को पकड़ो और उनके शॉर्ट नोट बनाओ। मैं हर लेक्चर में यही बात करता हूं जब हम पढ़ते हैं कि प्लीज आप शॉर्ट नोट पक्का बनाया करो जब भी आप पढ़ो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। एक व्हाइट पेज लेके बैठो और आपको लगे कि अच्छा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, इस तरह से आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन ए सीक्वेंस प्रपोज्ड बाय क्रिस्टन एंड कांजी 2002, यानी कि क्रिस्टनसन कांजी 2002 द्वारा प्रस्तावित पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो चरण है उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो देखो, सबसे लास्ट में तो बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ही होना है। सबसे पहले क्या होगा, और इसी से ही आ जाता है आपका सबसे लास्ट में, तो यही होना है बी। तो सबसे लास्ट बी में सी ऑप्शन में है, देखो वैसे ही आपका हो जाता है ये, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वालिटी का इंस्पेक्शन करेंगे, गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल वाली बात होगी, यानी कि सी के बाद ए होगा, फिर क्वालिटी का एश्योरेंस होगा, आश्वासन होगा, फिर लास्ट में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये देखो, ये सीधा क्वेश्चन आ जाता अगर थोड़ा सा इसमें रिलैक्स होकर दिमाग लगाया होता तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर, अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित में से किसके लिए दार्शनिक आधार बना? तो ये बताओ किसके लिए बना? रियलिज्म के लिए बना, आइडियलिज्म के बना, नेचुरलिज्म के लिए बना, या फिर एक्सिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद के लिए बना? ये बेसिकली रियलिज्म या वास्तविकतावाद के लिए है, ये सीधा आपको ध्यान रखना। और इन टर्म्स को मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ ये क्या है, टर्म्स क्या है। देखिए, जैसे ये अरस्तु जी के बारे में कुछ और बता के फिर आपको इन टर्म्स के बारे में भी बताऊंगा। ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जो 384-322 ईसा पूर्व तक जीवित रहे, और वह प्लेटो के शिष्य थे, और उन्होंने सिकंदर महान को भी पढ़ाया था। वह सभी वस्तुओं में अधिकता और कमी के बीच एक सुनहरा अर्थ खोजने में विश्वास रखते थे, और उनके नैतिक सिद्धांत में सद्गुणों की अवधारणा और एक पूर्ण जीवन जीने में व्यवहारिक ज्ञान के महत्व पर बल दिया है। राजनीति में अरस्तु के मध्यम वर्ग द्वारा शासन के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक सरकार के लिए तर्क दिया, और तत्व मीमांसा में उन्होंने कहा कि वास्तविकता पदार्थ और रूप में से बनी है। ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य खुशी और बौद्धिक समझ प्राप्त करना है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इन शब्दों को बात करें, जो मैं बता रहा था कि आइडियलिज्म क्या है, आदर्शवाद क्या है, जैसे शब्द से ही समझाता है कि कोई चीज आदर्श मानना है। देखिए क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियलिज्म सजेस्ट दैट मैटर इज एन इल्यूजन एंड द रियलिटी इज दैट विच एग्जिस्ट मेंटली, यानी आदर्शवाद का सिद्धांत बताता है कि पदार्थ एक भ्रम है और वास्तविकता वह है जो मानसिक रूप से मौजूद है, जो मेंटली एग्जिस्ट है। इट emphasizes moral and spiritual reality as the chief explanation of the world and consider moral value absolute, timeless and universal। बेसिकली यह दुनिया की मुख्य व्याख्या के रूप में नैतिक और आध्यात्मिक वास्तविकता पर जोर देता है, और नैतिक मूल्यों को पूर्ण, कालातीत और सार्वभौमिक मानता है। आइडियलिज्म यानी कि जो एब्सोल्यूट मानता है, जो मॉरल वैल्यूज होती है उनको, कि एकदम बिल्कुल यही सब कुछ है। जैसे एक नोट है, इस नोट से आपको सारी चीज समझ में आई। टीचर वुड एक्ट एज ए रोल मॉडल ऑफ इंड्योरिंग वैल्यूज, है ना, एंड द स्कूल मस्ट बी हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ought टू एडवोकेट ओनली दोज आइडियाज दैट डेमोन्स्ट्रेट इंड्योरिंग वैल्यूज। देखियो, ये आइडियलिज्म में क्या है, शिक्षक है
वो स्थायी मूल्य के रोल मॉडल के रूप में काम करेगा और स्कूल के को अत्यधिक संरचित होना चाहिए और उसे केवल उन्हीं विचारों की वकालत करनी चाहिए जो स्थायी मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है इतना एब्सोल्यूट होना कि बहुत ज्यादा हर चीज पे इस तरह से ही हम करें, क्योंकि हाईली स्ट्रक्चर्ड और ये सब होना बहुत डिफिकल्ट है। ये आइडियलिज्म बहुत ही आसान नहीं है, थोड़ा व्यवहार में आने का मुश्किल है भी, ठीक है। तो आइडियलिज्म ये कहता है। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, यानी रियलिस्ट की बात, रियलिटी की बात करता है। ये धीरे धीरे चीजें आई हैं, पहले आइडियल की बात हुई, फिर रियलिज्म। रियलिस्ट कंसीडर एजुकेशन ए मैटर ऑफ रियलिटी रेदर देन स्पेकुलेशन, यानी कि यथार्थवाद शिक्षा को कल्पना की बजाय वास्तविकता का विषय मानते हैं। लाइक द आइडियलिस्ट, अगर हम उससे कनेक्ट करें, द रियलिस्ट टू स्ट्रेस द एजुकेशन शुड बी रिफ्लेक्ट परमानेंट एंड इंड्योरिंग वैल्यू that have been handed down through generation, but only to the extent that they don't interfere with the study of particular disciplines। ये क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा गौर से समझना, शांति से समझना, कि आदर्शवादियों की तरह जो यथार्थवादी भी इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा को स्थायी मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, यानी कि वैल्यूज को हमें कंसिडर करना ही है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, लेकिन केवल इस हद तक कि वे विशेष विषयों के अध्ययन में हस्तक्षेप न करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वैल्यूज की बात करें सिर्फ और सिर्फ, और इस तरह करना चाहिए कि कोई पढ़ाई के अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, जो चीजें हैं, जो विषय हम अध्ययन करें उसमें हस्तक्षेप ना करें। ऐसा ना हो कि ये तो वैल्यू है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यथार्थवादी या रियलिज्म बोलता है, ठीक है। अगर बात करें प्रैग्मेटिज्म की, जिसको हम व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे चीजों को हम लेके आ रहे हैं, डेवलप करके आ रहे हैं। इन contrast to the idealism and realism, pragmatism gives the importance to change, process and relativity, as it suggests that value of an idea lies in its actual consequence. The actual consequences are related to those that focus on practical aspect in teaching and learning। यानी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के विपरीत व्यवहारवाद परिवर्तन, प्रक्रियाओं और सापेक्षता को महत्व देता है कि परिवर्तन होगा, प्रोसेस चलेगा, रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षवाद होगा, क्योंकि यह बताता है कि किसी विचार का मूल्य उसके वास्तविक जो परिणाम है उसमें निहित होते हैं। जो वास्तविक परिणाम है वो उद्देश्यों से संबंधित है, जो शिक्षण और सीखने में व्यवहारिक जो पहलू है उस पर केंद्रित है। तो ये एक नोट है, बेसिक टू द इंटरेक्शन इन द इज द नेचर ऑफ चेंज। बेसिकली कह रहा है बेसिक टू दिस इंटरेक्शन इज द नेचर ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, at a particular period of time, it was generally believed that the earth was flat, which was subsequently disproved through scientific research। यानी कि शुरू में सोचा जाता है, अर्ली बहुत बात बोली जाती कि जो फ्लैट है पृथ्वी, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि ऐसा नहीं है। तो उसको हमने चेंज को स्वीकार करना है ना, उसको चेंजेस चलेगा, प्रोसेस होगा, सापेक्षवाद भी चलेगा। ये बोलता है व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म, कि ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को स्वीकार ना करें, चीजें तो प्रोसेस में चलेगी, प्रूव भी होगी। और एक है अस्तित्ववाद यानी कि एक्जिस्टेंशियलिज्म। ये क्या कह रहा है, लर्नर शुड बी गिवन फ्रीडम टू चूज व्हाट टू स्टडी। यानी बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो शिक्षार्थी है उसका भी कोई अस्तित्व है, उसको भी फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहता है, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उस पे चीजों को थोपा नहीं जाना चाहिए। ये बोलता है, इट एम्फेसाइजेस दैट एजुकेशन मस्ट बी सेंटर ऑन द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम परसेप्शन एंड फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग of personal reaction or response to life situation। Individual learners shouldn't be forced into predetermined program of study। यानी कि व्यक्तिगत जो शिक्षार्थियों को अध्ययन के जो पहले निर्धारित कार्यक्रम में बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि यही तुम्हें करना पड़ेगा। शिक्षार्थियों का जो लर्नर है उनका भी एक अपना अस्तित्व है, ये बोलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब आगे फिर क्वेश्चन की बारी आ जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य नहीं है। यानी कि जो हम साइंटिफिक मेथड से नॉलेज गेन कर रहे हैं उसका कौन सा एक गोल नहीं है। नोट पूछा है, एक्सपीरियंशियल ऑफ ट्रूथ, सत्य या एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य का प्रयोग करना, ये तो होगा ही हमारा गोल, कि बिल्कुल होगा।
फैक्ट फाइंडिंग, तथ्य की खोज करना भी होगा, और प्रिडिक्शन करना, इवेंट्स की, कोई भी इवेंट है उसका प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करना, ये भी होगा। कौन सा नहीं होगा? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, चरों का नियंत्रण करना, ये बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि हम चीजों को साइंटिफिक मेथड से नॉलेज ले रहे हैं, तो इसमें चरों का नियंत्रण ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड होता है नॉलेज एक्वायर करने का, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, और ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं इनकी सुन लो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एंड्रोगोजी इज कंसीडर्ड एज साइंस ऑफ अडल्ट लर्निंग। एंड्रोगोजी को वयस्क सीखने का विज्ञान माना जाता है, बिल्कुल ठीक है, एंड्रागोजी यही होता है। हम बात करते हैं जीरोंटोलॉजी, एंड्रागोजी, पेडागोजी, ये सब बात करते हैं, तो एंड्रोगोजी कंसीडर्ड एज ए साइंस ऑफ अडल्ट लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मैकलम नॉल्स इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंड्रोगोजी। ये एंड्रोगोजी के क्षेत्र में इनका योगदान के लिए जाना जाता है इनको, बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एंड्रोगोजी में किसका कंट्रीब्यूशन को अहम माना जाता है, तो डायरेक्ट नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE एज ए रेगुलेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, कई बार आपसे NCTE की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये संस्था के रूप में अस्तित्व में कब आई, आपसे पूछा है ना, विनियामक संस्था के रूप में यानी कि रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको मैं बता दूं इसकी जो स्थापना हुई एज ए रेगुलेटरी बॉडी 17 अगस्त 1995 को हुई, ये याद रखना, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट कई बार आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है, समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करता है। आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, तो आपको पता होगा क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, 4 नंबर पे जो है, आपको 17 का 17 सीक्वेंस में आपको याद करना है। जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है 8, वो भी आपको याद करने हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको शायद याद हो गए होंगे, अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेनी है, जितना याद है उस हिसाब से अच्छे से आप पेपर करके आओ अभी तो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ये किसने अस्वीकार किया था? ये वॉटसन ने अस्वीकार किया था। याद रखना ये इंफॉर्मेशन, इनके बारे में भी अच्छे से जानना होता है, लेकिन मैं आपको अभी इसका आंसर बता देता हूं, क्या आएगा? वॉटसन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर यूनेस्को टू कंसीडर द एजुकेशन एज ए गोल एज ए ग्लोबल कॉमन गुड, यानी यूनेस्को ने किस वर्ष में शिक्षा को वैश्विक आम भलाई के रूप में मानने का अनुरोध किया था? यहाँ पे वर्ष पूछा है, तो वो ईयर है 2015, इन ईयर 2015, 2015 के अंदर। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड द दैट एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन यानी कि IRAHE should replace NCTE, AICTE, UGC and other। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण को जो NCTE है, AICTE है और UGC और अन्य संस्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए? ये कौन से किसने रिकमेंड किया? ये बेसिकली जो नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसने ये रिकमेंड किया, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who amongst the following coined the term formative and summative evaluation? Formative evaluation हम करते हैं ना ड्यूरिंग स्टडी, जो कंटिन्यूस चलता रहता है, एंड ऑफ द यूनिट समेटिव चलता है। तो आपको पूछा है कि जो रचनात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन जो शब्द है, ये टर्म्स है, ये किसने दिया था? ये टर्म दिया था जो माइकल है, माइकल
स्क्रीवन ने ये टर्म दिया है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये फैक्ट भी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन entrust the responsibility of in-service teacher education for primary elementary school as per National Policy on Education 1986। कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है डाइट को, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि DIET। ये इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा who was the main opponent of understanding level of teaching। जो हम 3 लेवल की बेसिकली बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं, सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात करते हैं, फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें। तो आपसे पूछा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, तो आपको पता है मेन है मॉरिसन इसके, ठीक है, मॉरिसन है। और इनके सबके मैं आपको नाम बता देता हूँ, याद रखना। मेमोरी लेवल जो हार्वर्ड जी ने दिया भी है ना, या बहुत उनका योगदान है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो हमने बात की मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल है बिगेन हंट, ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसने दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, NCTE है, हेडेड बाय, यानी कि उसको हेड को क्या कहते हैं, वो चेयरपर्सन होता है, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर या सेक्रेटरी नहीं होता, कौन होता है, चेयरपर्सन होता है। और अब आप ये भी देखे जाना कि कौन है। और आपको पता है NCTE से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हम सैंपलिंग को 2 भागों में बांटते हैं, प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग। तो जो कौन सा है जो नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, यानी कि प्रोबेबल के अंदर, नॉट प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल के अंदर नहीं है, यानी कि प्रोबेबल के अंदर है, रैंडम के अंदर है। तो आपको सीधा सा पता है जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है ये किस में है, नॉन प्रोबेबल में नहीं है, है ना, ये प्रोबेबल के अंदर है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। जो बाकी है ये पर्पजिव सैंपलिंग है, इंसिडेंटल है या कोटा सैंपलिंग है, ये नॉन प्रोबेबली के अंदर कवर किए जाते हैं। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा है नॉन प्रोबेबल के अंदर कवर नहीं किया जाता। ये आपको सब पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैंपलिंग से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम का क्या मतलब होता है? अगर आपसे सीधा कोई पूछ ले क्या होता है करिकुलम, तो हम सीधा आंसर पे आते हैं, क्या है, ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, यानी कि सारे के सारे एक्सपीरियंस, वे सभी अनुभव जो छात्र है वो स्कूल में मिलते हैं छात्र को, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई हो, सब कुछ उसमें शामिल किया जाता है। तो ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, ये ध्यान रखना है। ये आगे फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये भी करिकुलम से क्वेश्चन है। ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट द वेरी कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी इवेल्युएटेड, यानी कि पाठ्यचर्या विकास के प्रारंभ में कार्यक्रम की संकल्पना का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें हमें इवेल्युएट तो करना चाहिए कि कैसे क्या करना है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड कह रहा है कोग्निटिव मॉडल ऑफ टीचिंग कैन असिस्ट टीचर इन शेपिंग देयर इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। अनुदेशात्मक दृष्टिकोण और छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन के को आकार देने में शिक्षण के संज्ञानात्मक प्रतिमान शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉग्निटिव मॉडल है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, बहुत सही है और इनको याद रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है और बहुत शानदार स्टेटमेंट है ये करिकुलम के बारे में, ठीक। जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं तो बहुत काम आते हैं। आगे है टाइलर के बारे में बात करना है, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, नेट में कई बार आता है भी। व्हाट आर द 4 बेसिक क्वेश्चन रेज्ड बाय राल्फ टाइलर फॉर करिकुलम प्लानिंग, यानी कि पाठ्यक्रम जो नियोजन है उसके लिए राल्फ टाइलर द्वारा उठाए गए 4 मूलभूत प्रश्न निम्न में से कौन कौन से हैं, आपसे ये पूछा है। तो पहला कह रहा है व्हाट एजुकेशनल गोल आर टू बी अटेंड, ये बिल्कुल है कि कौन से शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। जब भी हम करिकुलम डेवलप करेंगे तो ये पूरा पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें व्हाट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर नीडेड फॉर अटेनिंग द गोल्स। अब आगे पढ़ो, ये कई बार लगता है लेकिन आगे देखो, हाउ द मेथड्स एंड स्ट्रेटेजी टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो इसमें सारी चीज आ गई। तो बी से ज्यादा ब्रॉड सी हो गया।
हाउ विल अटेन ऑफ गोल्स टू बी इवेल्युएटेड, यानी कि विद्यार्थियों की रणनीतियों को लक्ष्यों को जो प्राप्त है उसको मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये भी है मूल्यांकन। व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर अटेनिंग द गोल, यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन से अधिकतम अनुभव उपलब्ध कराए जाने हैं, ये भी है। तो इसमें बी वाले ऑप्शन को काट लेते हैं और सारे आ जाएंगे, यानी कि ए सी डी ई ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है, ए सी डी ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये राल्फ टायलर के जो 4 बेसिक क्वेश्चन है जो रेज किए जाते हैं वो उसकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको एक बात पता होगा, ये आपको डायरेक्ट में बता देता हूं कि करिकुलम डिजाइन के कौन कौन से सोर्स यानी कि कौन कौन से स्रोत होते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। तो साइंस भी होता है, सोसाइटी भी होता है, मॉरल डॉक्ट्राइन भी होता है, लर्नर और नॉलेज। ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए किसी भी करिकुलम को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है या विकसित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं हम करिकुलम डिजाइन में ध्यान रखते हैं या शामिल करते हैं, या क्या क्या स्रोत है, क्या क्या सोर्स है। साइंस, सोसाइटी, मॉरल डॉक्ट्राइन यानी कि नैतिक, लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता जो होगा, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ये सब चीजों को शामिल किया जाता है जब हम कोर्स को डिजाइन करते हैं। यानी कि ये स्रोत होते हैं, ये सोर्स होते हैं, यहाँ से चीजों को लिया जाता है जब हम किसी भी करिकुलम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द साइलेंट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है। पहला, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, विद्यालय से बाहर के जीवन से शिक्षा को जोड़ना। बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ किताबी नॉलेज दिया जाए, बाहर के जीवन को भी जोड़ना, ये बिल्कुल ठीक है, ये शामिल किया गया है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, बिल्कुल सही बात है कि अधिगम को रटत विद्या से अलग किया जाना चाहिए, यानी कि चीजों को रटाना चाहिए। इनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यही बात ठीक है कि पाठ्य पुस्तकों से आगे ले जाकर बियॉन्ड बहुत अच्छे से सिखाना है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं। तो एबीसी आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सारे ऑप्शंस ऐसे रिलेट कर रहे हैं एबीसी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, ए बी और सी हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। एनसीएफ 2005 से भी कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, आपको पता है पहली हमारी 1968 में आई एजुकेशन पॉलिसी, फिर 1986 में आई, 1992 में थोड़ा संशोधन हुआ और ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। आपको पता है 10+2 को रिप्लेस करके अब क्या आया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, 5+3+3+4 आया है, ठीक है। और इसमें 4 स्टेजेस की बात की गई है। सबसे पहले स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा जो 5 साल पढ़ेगा, ये 5 साल है फाउंडेशनल स्टेज में। इसमें पहले 3 साल प्री स्कूलिंग चलेगी उसकी, यानी कि आंगनवाड़ी टाइप कह दे, और लास्ट के जो 2 साल है वो फर्स्ट और सेकंड कर लेगा, यानी कि 5 साल में वो पहली और दूसरी पढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, उसमें वो 3 साल है देखो, और इस 3 साल में वो क्या पढ़ेगा, 2 तो पढ़ के आया है ऊपर, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास पढ़ेगा। फिर है मिडल, और इसमें 5 पढ़ के आया है तो इसमें भी 3 साल पढ़ेगा, यानी कि 6, 7 और 8 पढ़ लेगा यहाँ पे। और फिर लास्ट स्टेज है दैट इज सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 4 साल पढ़ेगा, 9, 10, 11 और 12। तो ये आपको चारों स्टेजेस भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो एनईपी 2020 है इसमें 10+2 को रिप्लेस किससे किया गया है, 5+3+3+4 से रिप्लेस किया गया। और इसका मतलब भी आपको मैंने समझा दिया, फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडल और सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सुन लो भाई। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकस ऑन इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम अभिकल्प के निम्नलिखित आयामों में से कौन सा आयाम पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के आपस में संबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो स्कोप, सीक्वेंस, कंटिन्यूटी या आर्टिकुलेशन। बेसिकली परिसंबंध की बात करें तो आर्टिकुलेशन ही आएगा, संबद्धता की बात कर रहा है कि कौन कैसे जुड़ा हुआ है तो आर्टिकुलेशन ही हो गया, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, परिसंबंध, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, पाठ्यक्रम उद्देश्यों के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम आत्म सिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक गुंजाइश रखता है। यहाँ पे अप्रोच दी गई है, जैसे रेशनल है, एकेडमिक है
और मैनेजरियल अप्रोच है और एस्थेटिक अप्रोच है। तो आपसे ये पूछा है कि कौन सी अप्रोच है वो करिकुलम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की जो गुंजाइश पैदा रखेगा वो कौन सा है, आपको सीधा सा पता है, जो ह्यूमनिस्टिक होगा यानी कि एस्थेटिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सारी अप्रोच के बारे में आपको पता होना चाहिए। रैशनल अप्रोच के बारे में भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ करिकुलम। यह वह युक्ति कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह उसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से ये किससे संबंधित है? बेसिकली कई बार ये होती है ना कि चीजें छोड़ देते हैं, है ना, यानी ये हिडन करिकुलम होता है। कौन सा करिकुलम होता है? ये हिडन होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष एक तरह से पाठ्यक्रम है, छुपा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है? व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? ये साइंटिफिक मेथड का सीक्वेंस पूछा गया है। सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले ये ऑप्शंस नीचे हैं, ये ऑप्शंस है यहाँ पे। तो आपसे सबसे पहले क्या होगा? सबसे लास्ट में अगर जाए तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, डी सबसे लास्ट में होगा, तो डी हो गया डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये पहला ऑप्शन इसमें कट गया और थर्ड कट गया, इस तरह से आप कर सकते हो। डी से पहले होगा कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड, यानी कि डी से पहले क्या होगा? ई होगा। डी से पहले ई इन दोनों में आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों अभी कंपटीशन में चल रहे हैं। बी सबसे पहले है कि फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, कि सी, अब सी और ए में टक्कर है तो सबसे पहले सी आएगा या ए? पहले कह रहा है सी में, कह रहा है आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, यानी कि कठिनाई की पहचान करना और समस्या कथन तैयार करना। और ए कह रहा है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाई द वेरिएबल, यानी कि चरों की पहचान करके परिकल्पना बनाना। तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको जो बी के बाद, यानी बी तो कह रहा है कि फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, ये पहले आएगा। उसके बाद ये डिफिकल्टी को भी हमें चेक करना पड़ेगा, यानी कि बी के बाद सी आएगा। तो ये ऑप्शन सेकंड है वो ऑप्शन हो जाएगा बी सी ए ई डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड की, जब हम बात करते हैं तो ये होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। ये कह रहा है गिवन बिलो आर स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस अरेंज दीज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरिंग आउट देम। रिसर्च प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले क्या होगा? अब आपको कई स्टूडेंट क्या है इसमें यहाँ चक्कर में पड़ गए कि सबसे देखो सबसे लास्ट में तो डाटा एनालिसिस आएगा, उससे पहले डाटा कलेक्शन आएगा, यानी कि डी और ई, सबसे डी और ई। अगर आप देखो डी और ई इसी में है और यहीं से ऑप्शन हो जाता है, देखो यहीं से ऑप्शन हो गया है ना। नहीं, यहाँ से सैंपलिंग केसेस सबसे पहले नहीं आएगा, ये नहीं है, ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको नहीं ले सकते क्योंकि अब सैंपलिंग केसेस से पहले हमारे पास क्या आएगा? लिटरेचर रिव्यू आएगा। क्या आएगा? लिटरेचर रिव्यू आएगा सबसे पहले, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे तभी सारी चीजें हमारे क्वेश्चन अराइज होंगे। तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू आएगा, सी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उससे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे, तो सी के बाद बी आएगा, ठीक है ना, सी के बाद बी आएगा, डी यहाँ भी है अभी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बन गया, सी बी और डी ई यहाँ भी है इस ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेसिकली इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन के मतलब वो ऑब्जेक्टिव है तो बी आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सैंपलिंग केसेस देखेंगे, है ना, ए हो गया। उसके बाद हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, डी हो गया, और उसके बाद हम डाटा का एनालिसिस करेंगे। तो सी बी ए डी ई, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैं आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च बता देता हूँ, इसको आप ध्यान रखना, ये कई बार आपसे पूछा है। तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं और इसमें हम लिटरेचर रिव्यू इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, फिर एक रिसर्च डिजाइन बनता है, फिर सैंपलिंग डिजाइन होता है, फिर एक रिसर्च प्रपोजल, फिर डाटा कलेक्शन, फिर डाटा का एनालिसिस, और फिर फाइनली हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस तरह से स्टेज चलता है रिसर्च का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये कुछ शब्द बता देता हूँ, आराम से आपको समझा दूंगा, ये भी मैच करना आ जाता है। पार्सिमोनी या एम्पिरिसिज्म,
प्रिसीजन और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। पार्सिमोनी होती है एक्सप्लेनेशन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी कि जो हम एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज को वो इतना सिंपल होना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए, मैक्सिमम सिंपल भाषा में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पार्सिमोनी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैच करने के लिए पूछ सकते हैं। इंपीरिसिज्म में आपको पता है, सीधी सी बात है, इंपीरिकल यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात करेगा, यानी कि नॉलेज शुड बी ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन पे होना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब एक तरह से एक्यूरेसी की बात करेगा, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। द रिसर्च स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी यानी कि ये वस्तुनिष्ठता की बात करेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च शुडंट रिफ्लेक्ट पर्सनल बायस, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिविटी नहीं हो, ऑब्जेक्टिविटी होगा। तो ये चारों हैं, आपसे मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स फेमिलियरिटी with phenomena or to achieve new insight into is known as new insight, यानी कि किसी चीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपको सीधा पता है, दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछी जाती है, पेपर 1 में भी पूछ लेते हैं, पेपर 2 आपके एजुकेशन में भी, ठीक है। नीचे लिखा है आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो दीज विच आर रिलेटेड टू ए गुड हाइपोथेसिस इन ए रिसर्च, यानी कि कौन सी है जो जब हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं, एजुकेटेड गैस होता है, पढ़े लिखे का एक तुक्का होता है। गुड हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए? सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल स्पष्टीकरण की सरलता होना चाहिए। और प्लॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्पष्टीकरण की पूरी पॉसिबिलिटी या प्लॉसिबिलिटी या संभावना होनी चाहिए, संभावना है तभी तो हम काम करेंगे। हाई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, हाई डिफिकल्ट होगा तो कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। और एग्जिस्टिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी अगर एग्जिस्टिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है तो कैसे उस चीज को करोगे भाई। हाइपोथेसिस बनाओगे तो कोई थ्योरी से रिलेट होना चाहिए, तो सी और डी नहीं होगा। रिलेशनशिप फॉर्मुलेटेड अमंग वेरिएबल्स हैविंग कंसेप्चुअल क्लियरिटी, यानी कि वैचारिक स्पष्टता वाले चरों के बीच संबंध तैयार किया गया, बिल्कुल यही होता है हाइपोथेसिस। तो ए, बी और ई इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है हाइपोथेसिस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 एजुकेशन हो, है ना। अब यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। जब हाइपोथेसिस का जिक्र आ गया है, जिसको टाइप 1 को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं और टाइप 2 को बीटा एरर भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। बेसिकली एरर यानी कि त्रुटि है। टाइप 1 एरर कब आएगा देखिए, अकर व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। बेसिकली आपकी नल हाइपोथेसिस यानी कि H नॉट ट्रू थी और आपने ट्रू होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई चीज सच है और उसको सच होने के बाद भी आप रिजेक्ट करते हो, तो एरर तो कर ही रहे हो। तो इस तरह की जो एरर होगी, यानी कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू थी और इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर में क्या है, अकर व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इनफैक्ट नल इज फॉल्स, यानी कि यहाँ पे क्या है देखिए, टाइप 2 में जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, यानी कि ट्रू नहीं थी, और ट्रू नहीं होने के बाद भी, फॉल्स होने के बावजूद भी उसको हमने रिजेक्ट होने से फेल कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तो हमने फॉल्स को एक्सेप्ट किया है, यानी कि फेल हो गए रिजेक्ट करने में, यानी फॉल्स को एक्सेप्ट करना तो टाइप 2 एरर है। लेकिन ट्रू को रिजेक्ट कर देना, ट्रू को हमने टाइप 1 में क्या था, जो चीज ट्रू थी उसको रिजेक्ट किया, और टाइप 2 में क्या है, जो चीज फॉल्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1, टाइप 2 या अल्फा या बीटा, आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मिक्स होने की बहुत संभावना होता है। तो आराम से याद करना कि जो ट्रू है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया तो 1 होगी, और फॉल्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया तो 2 हो गई। ये है टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ठीक है। चलो ये आगे कह रहा है अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रपोजल इन ए लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या करोगे, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाओगे भी बताओ। इसमें सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे भाई, कर दिया डिफाइन। उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद क्या करोगे, इसमें ऑप्शंस देखो, रिसर्च प्रॉब्लम होगी, लिटरेचर रिव्यू हो गया, लिटरेचर रिव्यू आप स्टडी करोगे। उसके सबसे लास्ट में क्या होगी, कलेक्शन ऑफ डाटा होगा। इसमें डी सबसे लास्ट में कहां पे है देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे डी सबसे लास्ट में है, ठीक है ना, और ए सबसे पहले है। तो ऐसे ऑप्शन हमारे पास 2 बन रहे हैं, फोर्थ भी बन रहा है और सेकंड भी बन रहा है, तो ये ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, 1 और 3, फोर्थ और सेकंड में से होगा। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद आप देखो,
आप सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम होगा, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी करोगे, बिल्कुल करोगे, उससे ही आपको हाइपोथेसिस बन पाएगी आपकी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले हमने बात की डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि ए के बाद सी, यानी ये ऑप्शन आ गया, ए के बाद सी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च जो हाइपोथेसिस है उसको बनाएंगे, यानी कि बी हो गया। उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे, बिल्कुल हो गया। और उसके बाद हम लास्ट में डाटा कलेक्शन होगा, और उसके बाद एनालिसिस होगा, उसके बाद रिपोर्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं मेथड ऑफ सैंपलिंग जो हम बात कर रहे थे आपको पूछ लेते हैं, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं प्रोबेबल या रैंडम सैंपलिंग कौन कौन सी है। रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमेटिक, ये प्रोबेबल सैंपलिंग है। स्त्रीकृत हो गया ना, ये स्त्रीकृत हो गया, ये गुच्छीय हो गया, ठीक है, और ये सिस्टमेटिक हो गया, ये प्रोबेबल में है। सीधा सीधा पूछते हैं, यानी कि प्रोबेबल सैंपलिंग क्या होता है कि एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस, है ना, कोई भी सैंपल होगा वो इक्वल चांस मिलेगा उसमें। और नॉन प्रोबेबल में इक्वल चांस नहीं मिलेगा, जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गया, जजमेंटल या पर्पजिव सैंपलिंग हो गया, कोटा सैंपलिंग हो गया, एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो गया, स्नोबॉल सैंपलिंग जिसको नेटवर्किंग सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, और या एक डायमेंशनल सैंपलिंग भी हो गया। ये सारी कौन सी आ गई, ये बेसिकली आ गई नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, यानी कि इसमें एवरी सैंपल है, हर सैंपल है, उसको इक्वल चांस नहीं मिलेगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में पेडागोजी से क्वेश्चन है, पेडागोजी के बारे में पूछा है। शिक्षा शास्त्र बेसिकली क्या है, इट इज मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पेडागोजी के बारे में ये मेथड है। उसके बाद इनकम्पसेस टीचिंग स्टाइल, टीचिंग थ्योरी एंड फीडबैक असेसमेंट, शिक्षण प्रणाली, शिक्षण सिद्धांत और प्रतिक्रिया मूल्यांकन इसमें सब शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इन्वॉल्व द स्टाइल ऑफ ट्रांसमिटिंग द करिकुलम कंटेंट इन क्लासरूम, ये भी ठीक है, यानी कि कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम सामग्री को संचालित करने की शैली इसमें होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब बात ही मेथड और प्रैक्टिस की है। तो एबीसी आ गया, तीन ऑप्शन ही चूज करने हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेडागोजी शब्द तो हम पढ़ते रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, पेडागोजी का। आगे क्वेश्चन है, ए टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चन एंड चैलेंजिंग डोमिनेशन द बिलीफ एंड प्रैक्टिस द डोमिनेट्स देम। In this way, teacher is trying to connect knowledge to power and ability to take constructive action. What is the educational approach called? एक अध्यापक छात्रों को कि उन प्रभुत्व विश्वासों और व्यवहारों को जो उन पर प्रभुत्व जमाए हुए हैं पर प्रश्न उठाने और उन्हें चुनौती देने में सहायता करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से वह ज्ञान को शक्ति से जोड़ने की, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस शैक्षणिक उपागम को आप क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, ये क्रिटिकली चीज को कर रहा है, यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही काम है, क्रिटिकली चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल पेडागोजी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसी से रिलेटेड, क्रिटिकल पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट क्रिटिकल पेडागोजी ऑफ पालो फ्रायरे, है ना, यानी कि कौन से प्रकथन पालो फ्रायरे की आलोचनात्मक शिक्षा सिद्धांत में समाविष्ट है, कौन कौन से कथन शामिल है। टीचिंग इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल, बिल्कुल ये बात बोली है कि शिक्षण संभावी रूप से राजनीति है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि उसी की थॉट प्रोसेस के जो लोग बैठे हैं वो उसी तरह से डिजाइन करते हैं, बिल्कुल इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और टीचिंग इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि शिक्षण में ज्ञान की तटस्थता का अभाव निहित होता है, बिल्कुल होता है ना, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हैं जिस मानसिकता के वो डिजाइन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और टीचिंग आगे कह रहा है, ये टीचिंग इज प्रो एस्टेब्लिशमेंट, शिक्षण व्यवस्था परक होता है, ये इसमें नहीं है। इश्यू ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें इन्होंने माना है। तो तीन ऑप्शन हमें चूज करने हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ए बी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पालो फ्रायरे हैं उन्होंने आलोचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में बात की है, और उन्होंने ये चीजें शामिल की है कि टीचिंग इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल, टीचिंग इंप्लाई एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज, और इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये तो यही क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि क्रिटिकल जो पेडागोजी है इसमें किसने एडवोकेट किया, निम्नलिखित में से किसने आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का समर्थन किया। तो ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, क्वालिफायर है, ये याद रखना है। फिर ठीक है, जैसे ही आप प्रोनाउंस करो फ्रेंड्स, ये राइट आंसर इसका फोर्थ है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन ई पोर्टफोलियो। आपको कोई ई पोर्टफोलियो बनाना है, किसी का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप कैसे अरेंज करोगे? देखो, आप सीधी सी बात है, इस तरह से जो पोर्टफोलियो बना रहे हो किसी का, तो लास्ट इवेल्युएशन किसी पोर्टफोलियो के सबसे लास्ट में होता है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएट करना, मूल्यांकित करना सबसे लास्ट में होगा। तो देखो इसमें, ये देखो डी सबसे लास्ट में इस ऑप्शन में इसी से हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी कि चीजों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद हम चीजों को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है। डिजाइन करने के बाद डेवलप करेंगे, फिर चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इवेल्युएट करेंगे। तो ये ई पोर्टफोलियो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार आपके पेपर 2 में पूछा गया है ई पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, और ये आपको कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, कि फ्लैंडर्स डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस टू स्टडी व्हाट इज हैपनिंग इन ए क्लासरूम व्हेन द टीचर टीचेस। And a Flanders interaction analysis is a system of classroom interaction analyze which is concerned with the verbal behavior only. फ्लैंडर ने क्लासिफाई किया टोटल वर्बल बिहेवियर को 10 कैटेगरी में। यहां से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। वर्बल बिहेवियर में क्या क्या चीजें हैं, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस और कंफ्यूजन, ये बेसिकली है। फ्लैंडर्स ने कुल मौखिक व्यवहार को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, और जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो कक्षा में क्या हो रहा है इसका अध्ययन करने के लिए फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण की एक प्रणाली विकसित की थी। आपसे पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इन्होंने 10 में क्या क्या शामिल किया था, 10 कैटेगरीज आर मेंशन्ड, किसमें टीचर टॉक में 7 कैटेगरीज को शामिल किया, जिसमें दो में डिवाइड किया, इनडायरेक्ट टॉक और डायरेक्ट टॉक में, और पीपल टॉक में 2 कैटेगरीज को शामिल किया, और साइलेंस और कंफ्यूजन में एक कैटेगरी को किया। तो 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल 10 कैटेगरी को शामिल किया। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और दो अजम्पशन ऑफ चार्ल्स जो गिलावे हैं उनके सिस्टम में क्या है, क्या चार्ल्स गिलावे प्रणाली की मान्यताएं क्या है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो याद रखना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर डू हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्लासरूम इंटरेक्शन, यानी कि एक शिक्षक के गैर मौखिक संचार की कक्षा में बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी कि उसका जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली ये बात की। एज वन कैन नॉट सी व्हेन ही और सी बिहेव, सो ए फीडबैक इज नेसेसरी फॉर द बिहेवियर, यानी कि चूंकि कोई यह नहीं देख सकता कि कब व्यवहार करेगा, इसलिए व्यवहार के लिए फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। The non-verbal cue are important as they can reinforce and can motivate a student. गैर मौखिक संकेत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक छात्र को सुदृढ़ और प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। गैर मौखिक यानी कि काइनेस्थेटिक, जेस्चर, ये सब बातें, तो ये इन्होंने मेन बात की है चार्ल्स गिलावे ने। ये आप गिलावे ने आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और थॉर्नडाइक और हेगन 1970 में क्या सजेस्ट किया, सजेस्ट दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन्होंने सजेस्ट किया डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, और शुड प्रोवाइड ए डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया। एनी टेस्ट दैट यील्ड मोर देन ए सिंगल ओवरऑल स्कोर इज डायग्नोस्टिक। ये आपसे सीधा पूछ सकते हैं। थॉर्नडाइक और हेगन ने सुझाव दिया कि नैदानिक परीक्षण को किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की ताकत और कमजोरियों की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करनी चाहिए। कोई भी परीक्षण जो एक समग्र स्कोर से अधिक प्राप्त करता है वह नैदानिक है, यानी कि डायग्नोस्टिक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपसे मैच करने के लिए पूछ लिया प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक और समेटिव असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसमें आपको प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है, बेसिकली ये प्लेसमेंट यानी कि ये जब हम कोई प्री टेस्ट होता है ना क्लास के अंदर, क्लास से एंटर से पहले, तो दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट टेस्ट। तो ये इसमें आ जाएगा सेकंड, टेकिंग प्री टेस्ट बिफोर क्लास। तो 1 का 2 में सेकंड ऑप्शन आ रहा है। और बाकी तो आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्लासरूम के बिटवीन में पूछना, यानी कि ड्यूरिंग सेशन हो गया फॉर्मेटिव, है ना। और डायग्नोस्टिक में बेसिकली क्या बात होगी, है ना, उसमें जो पर्टिकुलर इश्यू है उसको डायग्नोज करना। और समेटिव क्या है, यूनिट टेस्ट होता है, यानी कि एंड, टेकिंग ए यूनिट टेस्ट एट द एंड है। तो ये समेटिव हो गया, राइट ऑप्शन भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग टीचर, ड्यूरिंग जहां भी शब्द आ जाता है वो कौन सा असेसमेंट होता है आपको पता है,
जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पूछूं तो ये कैसा इवेल्युएशन है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, निर्माणात्मक आकलन है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है और बढ़िया लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एरिया ऑफ लर्निंग आउटकम विल बी बिलोंग द कैटेगरी ऑफ लोअर लेवल, यानी कि सबसे लोअर लेवल यानी कि मेमोरी लेवल की बात कर रहा है, जिसमें सिर्फ आपको मास्टरी ऑफ फैक्ट्स होगी, आपको तथ्य याद होंगे। तो मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज सो दैट रिप्रोड्यूसिंग देम व्हेन आस्क्ड, यानी कि आपको सिर्फ ये लोअर लेवल का ही माना जाएगा ना, कि आपको रटने पे ही बहुत ध्यान है, चीजों को रट रहे हो आप, और ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिफ्लेक्टिवली है। लोअर लेवल तो क्या है, बिल्कुल आप चीजों को रट रहे हो, ये बात होगी। ठीक है, तो और रूब्रिक एक शब्द पूछा जाता है, रूब्रिक इज टाइप ऑफ स्कोरिंग गाइड है, ये याद रखना है ना, दैट असेस द आर्टिकुलेट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर असाइनमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूब्रिक का मतलब पूछ लेते हैं। रूब्रिक कैन बी यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ असाइनमेंट, रिसर्च पेपर, ग्रुप प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और प्रेजेंटेशन के लिए। ये बेसिकली ए टाइप ऑफ स्कोरिंग गाइड है, जो ये याद रखना कि स्कोर देते हैं पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को, ये रूब्रिक बोलते हैं, इसको रूब्रिक बोलते हैं। ठीक है, और CAI है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, मैं आपको ये फुल फॉर्म में बता देता हूँ। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, एक है CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। ठीक है, एक है TBT या CBT टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग है इनमें आपको, और एक है CML कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ODM और ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल के बारे में बात करें, प्रोसेस की बात करें, ओपन डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, जो एक तरह से नॉन फॉर्मल की बात करता है, आपको अपने हिसाब से पढ़ना होता है, स्टूडेंट सेंटरिंग होता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टेस्ट ऑफ प्रायर नॉलेज, एक्टिविटीज, फीडबैक टू एक्टिविटीज, एग्जाम्पल, सेल्फ टेस्ट, समरीज एंड लिस्ट ऑफ की पॉइंट्स और स्टडी टिप्स, ये सब शामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या चीजें जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती है। ठीक है, और ये वेब 1, वेब 2 और वेब 3 का मतलब क्या है, ये ICT वाले टॉपिक से रिलेट करके पूछ लेते हैं आपको। वेब 1 है स्टैटिक एंड वन वे एक्सपीरियंस था, शुरू में वेबसाइट 1 आया था ना, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता वेब 1 में किसी भी तरह का यूजर के लिए, बेसिकली ये वन वे एक्सपीरियंस होता है। वेब 2 आया, ठीक है ना, और इसमें यूजर को एक दूसरे को इंटरेक्ट करने का थोड़ा सा मौका मिला, ठीक है ना, जिसमें इंटरेक्शन हो गया। और इसमें इससे एडवांस है वेब 3, टेक ए स्टेप फर्दर बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ गई है, ये वेब 3 की आ गई है। शुरू में वेबसाइट पे हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, वन वे एक्सपीरियंस होता था कि चीज दिख रही है, ठीक है, वो 1 था, 1.0, ठीक है, या 1.0। फिर उसके बाद वेब 2.0 या 2.0 आया, उसके बाद हमने क्या किया, इंटरेक्शन होना शुरू हुआ वेबसाइट से, और अब AI का जमाना वेब 3 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 4R के लिए अगर बात करें एजुकेशन रिसोर्स में, जो ओपन रिसोर्स होते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं ना रिसोर्स को एजुकेशन, तो R रीयूज होता है, यानी कि हम कॉपी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एडेप्ट और एडिट कर सकते हैं, रिमिक्स करते हैं कि कंबाइन कर सकते हैं अदर के साथ, और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यानी दो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो आपको ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्स मिल जाते हैं ना OER, उसको आप 4R से शब्द पूछ लेते हैं, रीयूज कर सकते हो, रिवाइज, जैसे ओपन आपको कहीं पे एजुकेशनल रिसोर्स में मिल जाते हैं, तो आपका रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, है ना। ये और बातें मैं बाद में करूंगा, ये एक बता देता हूँ, ICF फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी डिटेल्ड डोमेन इज गिवन बाय, ये ICF का जो फ्रेमवर्क है, इसमें हेल्थ और डिसेबिलिटी डोमेन है, वो किसके द्वारा दिया गया था, WHO को द्वारा दिया गया, आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। ये सब डिसेबिलिटीज की बात हम डिटेल में जब करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये डाउन सिंड्रोम वगैरह आप देख लेना, ठीक है ना, 21 वाले पे ट्राइसोमी हो जाती है, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि अनुपस्थिति वाला है, इसका शब्द आएगा ट्रांसी, यानी कि जो प्लायनशीलता है, ये क्या है, द absenteeism related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom, यानी कि अनुपस्थिति संबंधित व्यवहार जिसमें बच्चे स्वेच्छा से अपने माता पिता की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल की कक्षा के बाहर की गतिविधियों में अनुपस्थित रहते हैं, तो क्या हो गया, ट्रांसी, यानी कि प्लायनशीलता, वो प्लायनशीलता कर जाते हैं। ठीक है,
और ये सारे कमीशंस वगैरह मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम, अपना जो पेपर वन का जो यूट्यूब चैनल है उसमें हायर एजुकेशन सिस्टम के एक 60 मिनट में सारे कमीशंस करवाए हुए हैं आपको यूट्यूब पे भी, ये सारे आप देख सकते हो। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ये बुद्धा फिलोसफी और ये सारी फिलोसफी जो दर्शन है, ये मैंने आपको यूनिट 1 का रिवीजन करवाया हुआ है। इसी चैनल पे सारे दर्शन के बारे में बात की गई है। यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन, जिसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, इसमें सारा कुछ करवाया हुआ है, वो आप उसमें देख के जा सकते हैं। सब कुछ उसमें करवाया हुआ है, सांख्या दर्शन वगैरह, जिसमें यूनिट 1 कंप्लीट रिवीजन बाय मुकेश गोयल आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करके जाना है। ये बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा के बारे में बता देता हूँ। ही इंसिस्ट दैट देयर इज एन अनचेंजिंग एंड अबाइडिंग एग्जिस्टेंस अंडर ग्रेडिंग ऑल थिंग्स, वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट फॉर विच इज थॉट, यानी कि उन्होंने इस पर बल दिया कि अस्तित्व परिवर्तनशील और टिकाऊ है, जिसके अंतर्गत सभी चीजें समाविष्ट है। चिंतन इसका एक मुख्य गुण है। ये किसने बोला? बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा ने बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया था ये स्टेटमेंट किसने बोला, तो ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो रेशनल थ्योरी क्या कहता है कि इंडिविजुअल यूज देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ये याद रखना। ये रेशनल थ्योरी का कीवर्ड है कि जो व्यक्तिगत है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, वो क्या करता है? यूज करता है अपना सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। व्यक्ति अपने स्वार्थों का उपयोग कर चुनाव करने के लिए करते हैं, है ना, कि कहाँ सबसे बड़ा लाभ होगा उसको। ये है रेशनल थ्योरी। और ये कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केयर क्रिटिकल स्पेशली फॉर इमोशनल सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉट ऑफ, ये क्या है? सिगमंड फ्रॉइड की बात है या सिगमंड फ्राइड की बात है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव संवेदनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह सिगमंड फ्राइड के विचारों से प्रभावित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये सारी बातें आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, और ये वो गिव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये पता है आपको, इरिक एरिक्सन ने दिया था ये, तो है ना। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इरिक एरिक्सन ने। तो ये सारी बातें मैंने पूरी कोशिश की है कि हर आपको टाइटल को आपको बताऊं, हर चीज को मैं बताऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक लगा, ये सब कुछ अच्छा लगा, तो आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, तो इससे हमें भी कॉन्फिडेंस फील होता है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और आपको पता है अपना एक यूट्यूब चैनल पेपर 1 के लिए भी है, SWMG, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। और ये हम सिर्फ एजुकेशन पढ़ने के लिए हमारा चैनल है, जिसमें एजुकेशन की चीजें पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसपे आपको कोई डिटेल लेनी हो। पेपर 1 इसमें हम पढ़ते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ऐसे ही पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं, जिसमें एक साथ आपको 10 की 10 यूनिट मिल जाएगी आपको ज्वाइन करते ही। इसमें 25% ऑफ चल रहा है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो पैक करते हो तो 35% ऑफ चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मोबाइल ऐप ये है, और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल चित्त शांत करके। तो आपको हमेशा चित्त शांत रखना है, अपने आप को खुश रखना है, और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। और फिर वही बात मैं बोलूंगा, अगर आपको सब कुछ ठीक लगा तो मैक्सिमम शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस फील होता है। और चित्त को शांत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।